बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट का आखिरी वीडियो देखने जा रहे हैं। आखिरी टॉपिक, जैसा कि आपने अपना चैप्टर नया जो कंटेंट है वो देख रखा है। इसके अंदर फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का दर्शन और उसका निर्माण, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स देखे यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व राज्यों के, ये सब चीज़ें जो हैं हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। और आज हम इसका अंतिम जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन, हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है उसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो कि हमारे संविधान में ना हो। क्योंकि देखिए, अगर कोई संविधान जिसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, समय के अनुसार जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो यह समझ लीजिए कि वह संविधान आगे चल भी नहीं सकता। क्योंकि अगर उसमें कोई नए संशोधन की जरूरत पड़ेगी, नए नियम की जरूरत पड़ेगी या किसी पुराने नियम को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो प्रक्रिया अगर उसमें वर्णित नहीं है तो उस संविधान को ही नष्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर भी इस तरीके के संविधान बनाए गए जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वो पूरे संविधान ही बदल गए। परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। इसका हम पहले परिचय देखते हैं कि विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान कहाँ पर है, ये बच्चों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए। संविधान के भाग 20 में आपको मैंने बताया था कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 पार्ट्स है हमारे संविधान के अंदर। और उसके 20वें भाग में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़ सकती है, किसी उपबंध को हटा सकती है या किसी उपबंध को आंशिक रूप से बदलकर उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको भाग और अनुच्छेद नंबर आपको याद रखना है। फिर देखिए, हमारी जो ये इसी भाग में 3 तरीके दिए गए हैं, 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं जिनका वर्णन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के विचारानुसार संशोधन की 3 विधायी प्रक्रियाएं हैं। पहला प्रक्रिया है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन यानी सिंपल मेजॉरिटी से। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से। और तीसरा 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के विधान मंडलों का अनुमोदन। यानी इन 3 तरीकों से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं और तरीका यानी संशोधन प्रस्ताव लाने का तरीका क्या है। वही तरीका है, वही प्रक्रिया है जो अन्य बिलों की है। यानी अन्य कोई विधेयक जैसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही संविधान संशोधन विधेयक भी संसद में के दोनों सदनों में पेश किया जाता है और दोनों सदनों से पास होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए आबद्ध होता है यानी बाध्य है। इस संबंध में शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में समान महत्व रखती है और दोनों ही सदनों में आर्टिकल 368 की अपेक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है। यानी जिनका दोनों का जॉइंट कमीशन नहीं बुलाया जाता, दोनों सदनों में अलग अलग विधेयक पास होना जरूरी है। फिर देखिए, पहला जो उपबंध है यानी संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। तो साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी। जब संसद में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक किसी भी विषय के पक्ष में मतदान होता है तो उसे साधारण बहुमत कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप साधारण बहुमत और विशेष बहुमत को स्पेशली समझ लें क्योंकि इसका जिक्र बार बार आपके सामने होगा।
संविधान के कुछ उपबंधों में अमेंडमेंट संसद के सामान्य बहुमत और सामान्य विधेयक के लिए विनिहित विधायी प्रक्रिया द्वारा किए जा सकते हैं। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में साधारण बहुमत से कार्रवाई की जा सकती है। यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको संशोधित करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो देखिए वो टॉपिक मेन कौन से हैं कि अगर देश में किसी नए राज्य का निर्माण करना है, किसी राज्य की पुराने राज्य की क्षेत्र सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करना है, और संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, तो इन सब चीजों में, इन मुद्दों के अंदर जो भी संशोधन संसद को करना है वो सामान्य बहुमत से संसद कर सकती है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए कि हमारे देश के अंदर नए राज्य का निर्माण सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर दूसरी प्रक्रिया जिसमें संसद का 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत भी कहा जाता है। तो विशेष बहुमत क्या होता है? संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया की अपेक्षा कुछ कठिन है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन हेतु विधेयक संसद में पुनः स्थापित हो सकते हैं यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, नंबर 1 पॉइंट, यानी कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत, तथा दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि जितने भी मेंबर है, मान लीजिए एक सदन की सदस्य संख्या 10 है तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, 5, और ये मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको समझाने के लिए। और फिर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी मान लीजिए उसमें 10 उपस्थित है तो 10 का 2/3 कितना होगा? 7। तो 5 तो होना ही चाहिए प्लस 7 होना चाहिए, उनके द्वारा पास किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए 10 में से, कुल का बहुमत 5 है, 10 में से 7 प्रेजेंट है तो सातों के सातों का बहुमत होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पहला 2 कंडीशन है विशेष बहुमत में। पहली कंडीशन है कि कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत हो। मैं ये रिपीट कर रही हूँ चीज, ये बच्चे सभी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो, दूसरा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत हो, उसे स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत कहा जाता है। और इनसे पास होने के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन इसी प्रक्रिया के अनुसार होता है। ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंदर संशोधन करना होता है तो स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीसरा तरीका है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति, यानी हमारे जैसे 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट की विधानसभाएं जो है वो स्वीकृति प्रदान करेगी। उनके अंदर से भी 2/3 राज्य, 50% राज्यों का जो विधानमंडल है वो जब स्वीकृति प्रदान करेगा तभी वो जो विधेयक है वो पारित समझा जाएगा। तो संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संघात्मक संगठन के संबंध है। यह प्रक्रिया अमेरिकी संविधान के संशोधन के जैसी ही है और उपयुक्त 2 प्रक्रियाओं से अधिक मुश्किल और जटिल है। इस प्रक्रिया के अनुसार यदि संविधान में संशोधन विधेयक संसद के सभी सदस्यों के बहुमत या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसका पुष्टिकरण प्रस्ताव पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास यह स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाएगा। ये विषय, अब इसके अंदर मैं आगे यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से विषय हैं जिन पर इस मुश्किल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अगर उनमें संशोधन करना है तो ये देखिए, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति में संशोधन करना है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार करना है, संघीय न्यायपालिका से संबंध अनुच्छेद हो, राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद हो, ये सब पॉइंट, आर्टिकल और भाग दिए हुए हैं। इन भागों में अगर संशोधन करना है
तो इस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन जरूरी है। केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए उच्च न्यायालय के संबंध कोई अनुच्छेद हो। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित अनुच्छेद भाग 11 का अध्याय 1 हो। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंध विषय और खुद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368, यानी संविधान में संशोधन करने का तरीका भी बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या प्रतीत होता है हमारे संविधान के बारे में कि हमारा संविधान, इन तीनों चीजों का हमने अध्ययन किया तो क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा संविधान कुछ अनुच्छेदों में, कुछ भागों में लचीला है, यानी बहुत आसानी से हम उसका संशोधन कर सकते हैं, परंतु कुछ भाग संविधान के ऐसे बनाए गए जो संविधान के मूल तत्व हैं, उनके अंदर अगर हमें संशोधन करना है तो हमें कठोर प्रणाली अपनानी पड़ती है। तो वहां पर हमारा संविधान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो हमारा संविधान ऐसा भी नहीं है कि जिसे मिनटों में बदल दिया जाए, और ना ही हमारा संविधान ऐसा है कि जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम उसे बदल ही ना सके। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक संतुलन बनाया और संतुलन स्थापित करके हमारे संविधान को कुछ आंशिक मामलों में लचीला और कुछ मामलों में कठोर बनाया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि हमारा संविधान की कैसी प्रकृति है, तो हमारा संविधान लचीला और कठोरता का समन्वय है। फिर देखिए, अब इसमें जब हम संशोधन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बच्चों कि मूल ढांचे की अवधारणा। ये एक अवधारणा हमारी न्यायपालिका ने दी। संविधान का आर्टिकल 368 भले ही संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति अनियंत्रित और असीमित नहीं है कि आप अगर विधानमंडलों में भी किसी दल का बहुमत है और केंद्र में भी बहुमत है तो सारे के सारे मिलकर बड़ा अच्छा संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। संविधान संशोधन की एक सीमा और है, जहां कहीं कोई संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, वहां संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ये बात कब सामने आई, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे को संविधान की लक्ष्मण सीमा माना और कहा कि संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। यानी कहीं बहुमत है और कोई ऐसा संशोधन कर दे कि संविधान की जो मूल भावना है, उसका जो मूल दर्शन है, वो ही उसका समाप्त हो जाए, तो ऐसा कोई संशोधन कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर एक मुद्दा उठता है कि मूल ढांचा क्या है, कौन सी बात मूल ढांचे में है और कौन सी बात मूल ढांचे में नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो देखिए, संविधान के आधारभूत ढांचे में आखिर कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं, समय समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसमें विषय जुड़ते रहे हैं। यानी न्यायालय ने समय समय पर यह बताया कि कौन सी बात मूल ढांचे में आती है और कौन सी बात मूल ढांचे में नहीं आती है। तो कुछ बातें उनमें से जो कि न्यायालय ने डिसाइड की, वो है संविधान की सर्वोपरिता, यानी संविधान सबसे ऊपर होगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सभी से ऊपर क्या होगा, संविधान होगा। संविधान का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जिसमें हम संविधान को के गणतंत्र को बदल दें या लोकतंत्र को बदल दें। संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, यानी हम संविधान के अंदर जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, हम उसे समाप्त नहीं होने देंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण, यानी इनके तीनों के काम अलग अलग रहेंगे। संविधान का संघीय स्वरूप यानी राज्यों के विधानमंडल उसी तरीके से बने रहेंगे। फिर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा सुनिश्चित व्यक्ति की गरिमा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र और संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्तियां, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये बताते हैं कि इनमें ये जो दर्शन है, ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है और कोई भी संशोधन इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता।
फिर इससे क्या स्पष्ट होता है कि संविधान संशोधन की गुंजाइश के साथ उसकी सीमाएं भी तय कर दी गई। जहां कहीं यह मौलिक अधिकार देश की एकता, अखंडता सहित संविधान के आधारभूत ढांचे के दायरे में आएगा, वहां संविधान संशोधन नहीं हो सकेगा। तो आशा करती हूँ आपको संविधान संशोधन से संबंधित पॉइंट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और आप इसी के साथ अपने चैप्टर फर्स्ट के पूरे नोट्स यहाँ वीडियो से तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बच्चों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें।